Hello intelligence, welcome to Akshay Chopra Maths. बच्चे in today's video we are going to discuss 10th class standard level maths sample paper of session 2024-25 provided by CBSE. In this video we will do its section C. बच्चे section A and section B we have done in the previous videos. Okay. Now before starting the video बच्चे जितना भी हम एन सोल्यूशन कर चुके हैं, जितना भी क्या कंप्लीट ही एन सोल्यूशन कर चुके हैं, प्लस एन एग्जाम्पलर कर चुके हैं, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सब कुछ बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज़ डू विजिट द डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर सको. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के साथ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी इज in triangle ABC, this is a triangle ABC, DE and F are midpoints of BC CA AB. DE और F किसके midpoints है? BC CA and AB. Okay, prove that FBD and DEF are similar, then DEF and ABC are also similar. देखो बच्चे, एक आपको शॉर्टकट बता दूं, 1 मार्क में कभी आ जाए कि जब भी ऐसे मिड पॉइंट्स की बात हो जाती है ना, ठीक है, जो मिड पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल्स है, कौन सी ट्राइंगल है? एक तो ये वाली ट्राइंगल है AFE, एक ये वाली ट्राइंगल है FBD, एक ये वाली ट्राइंगल है DEF, एक ये वाली ट्राइंगल है EDC और एक बड़ी वाली ट्राइंगल है ABC. ये चारों पांचों जितनी भी ट्राइंगल बनी 1 2 3 4 और फिफ्थ बड़े वाली, ये पांचों की पांचों आपस में सिमिलर होती है. ओके, इस बात को याद रख लेना. और इन्हीं में से कोई दो उसने प्रूव करने को बोल दिया. ओके, FBD और DEF. देखो बच्चे, अगर आपने मेरे ट्राइंगल्स के लेक्चर फॉलो किया तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ काम आसान करने के लिए कि जो भी दो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में बात होती है ना, उनको आप रफ में ज़रूर बनाया करो, उससे क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाता है. अब कौन सी ट्राइंगल है? FBD और DEF. FBD और DEF, इनको रफ में बनाते हैं हम. FBD, ये रहे बच्चे FBD, और उसके बाद क्या था? DEF. अब इनको बनाने का क्या तरीका है बच्चे? जो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया डायरेक्शन, वही यहाँ पे चलेगी. FBD और उसके बाद DEF, मतलब लेफ़्ट टू राइट गए हैं, इधर भी फिर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे. ओके, अच्छा, अब इनको सिमिलर करना है. कैसे करेंगे बच्चे? ध्यान देना, कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं? FBD एंड DEF. ये रहा FBD एंड DEF. ठीक है बच्चों, ध्यान दो. देखो, एक आपके पास यहाँ पे 9th क्लास की थ्योरम यूज़ होगी क्या, कि अगर हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं, अगर हमारे पास ये मिड पॉइंट्स होते हैं बच्चे, तो ये लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. ठीक है, ये 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है. इस थ्योरम का नाम होता है मिड पॉइंट थ्योरम. कि अगर ये मिड पॉइंट से बनने वाली है ना, तो ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल होगी. ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी तरह से बच्चे ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट से बना है. यानी कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, यानी एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल हो गए. समझ गए? एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल हो गए. अब ये देख लो, ये देखो बच्चे, एंगल बी और एंगल ई कोरस्पोंडिंग ही एंगल बने, दोनों लेफ्ट लेफ्ट वाले. आगे आगे बच्चों आप ऐसा कर सकते हो. हाँ, ये देखो, ये Z बन रही है, ऐसे करके ये Z बन रही है. ठीक है, जब Z बन रही है तो बच्चा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल नहीं होता. क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल 1, एंगल 2, लेट इट बी 3, लेट इट बी, सॉरी यहाँ पे लेट इट बी 4. ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में सेम हो जाएंगे. तो आप क्या करो, पहले तो इसको लिख लो कि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. DEF आर मिड पॉइंट्स. लिखना बताता हूँ, DEF आर मिड पॉइंट्स. ठीक है, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स. सो पैरेललोग्राम कौन सा बनेगा बच्चे? पैरेललोग्राम कौन सा बनेगा? BDEF इज अ पैरेललोग्राम. सो BDEF इज अ पैरेललोग्राम. शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम के स्पेलिंग लिखने हैं आपने. अब देखो, इससे क्या होगा हमारा? ये वाला जो एंगल था बच्चे, F और D, ये देखो, ये F वाला एंगल और D वाला एंगल, ये भी कोरस्पोंडिंग बन के आ गए. ठीक है, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल था. ठीक है, ये एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या था? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है,
उसके बाद क्या बन गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या बने थे अपने पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जेड बन रही थी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कौन सी सिमिलरिटी हो गई बच्चे, एंगल एंगल सिमिलरिटी के साथ। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। सेकंड, डी ई एफ एंड ए बी सी। अब देखो बच्चे क्या है, डी ई एफ और उसके साथ ये पूरी ट्रायंगल बड़े वाली ए बी सी, समझ गए। पहले इसको रफ में बना लेते हैं, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे ट्रायंगल डी ई एंड एफ। ठीक है, अब देखना बच्चे ध्यान से, अगर हम ए बी सी ये बड़ी ट्रायंगल और डी ई एफ छोटी ट्रायंगल की बात करें, ठीक है बच्चे, ध्यान दो, ये 2 वाला एंगल और 1 वाला एंगल तो फिर से दोनों में आ गया, क्योंकि ये बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये बी वाला एंगल आ गया। फिर ये छोटी ट्रायंगल है एफ ई डी, इसमें ये एंगल 1 आ गया। अब अभी तो हमने बताया कि ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये ई वाला एंगल था और बी वाला एंगल था, देखो ये कोरस्पॉन्डिंग ही निकले, ये कोरस्पॉन्डिंग ही निकले। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या था अपने पास, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगेन दूसरा एंगल कहाँ से ढूंढेंगे हम, ये देखो बच्चे, ये देखो, अब इस बच्चे अगर हम इसकी बात करें, ये वाला और ये वाला, ये भी तो एक तरह से फिर पैरेललोग्राम बन गया ऑन द सिमिलर बेसिस। ये जो राइट वाला है ये भी तो पैरेललोग्राम बन गया ऑन द सिमिलर बेसिस। मेरी बात को समझ गए, पैरेललोग्राम बन गया ऑन द सिमिलर बेसिस। अब देखो, अब इसके ऑपोजिट एंगल क्या बनेंगे, ये 3 वाला, ये 4 यहाँ पे है तो इसको नाम दे दो 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल ना हो गए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो 5 है सी वाला एंगल, 3 है एफ वाला एंगल। तो ये देखो एफ वाला एंगल और ये देखो सी वाला एंगल। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग निकल आए। ठीक है, सी वाला एंगल था एंगल नंबर 5, एफ वाला एंगल था एंगल नंबर 3। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 आ गए, ये भी क्या बन गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये भी एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हाँ, बस आपको ये ध्यान में रखना था कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बन रहे। ठीक है, अब ये मत कहना सर ने बड़ा लंबा क्वेश्चन कर दिया बच्चे। अब ये आपने इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन देख ली ना, आपको कभी भूलेगा नहीं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, वो नेक्स्ट पेज पर है, पी एंड क्यू आर दी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। पी और क्यू जो है वो ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट्स हैं, सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। चलिए अब देखते हैं डायग्राम को, ये रहा। ठीक है, ये रहा। ओके, ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, सच दैट दिस पी क्यू इज पैरेलल, दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये पी क्यू और बी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। अब प्रूव दैट मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी। कहता है ए से जो मीडियन ए डी ड्रॉ किया गया बी सी पे, यानी कि एक तो ये भी गिवन है कि बी डी और डी सी आपस में इक्वल है, एक तो ये भी गिवन है। बाइसेक्ट्स पी क्यू, कहता है ये जो मीडियन है ना ए डी बी सी के ऊपर, ये पी क्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। गेटिंग माई पॉइंट, पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अच्छा, अब इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। मैं ये 2 ट्रायंगल ले लूँगा, एक तो ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और ये बड़ी ट्रायंगल, इन दोनों को मैं सिमिलर करने वाला हूँ। अब इन दोनों को सिमिलर कैसे करेंगे और इनको सिमिलर करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो ध्यान से। ट्रायंगल ए पी आर, ट्रायंगल ए बी डी। चलो, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या करेंगे बच्चे, ये देखना, ए पी आर और ए बी डी, इन दोनों में ये एंगल ए तो कॉमन ही है, इन दोनों में ये वाला एंगल ए तो कॉमन ही है ना। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए विच इज़ कॉमन इन बोथ, विच इज़ कॉमन इन बोथ। अब क्या होगा बच्चे, ध्यान से दो, ये देखो उसने क्या बोला है कि दिस इज पैरेलल, दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल ना हो जाएंगे,
ये एंगल पी और एंगल बी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल ना हो जाएंगे कोरस्पोंडिंग, तो बस एंगल पी इक्वल टू एंगल बी ये दोनों क्या बन गए कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तो ये क्या हो गए इक्वल हो गए। अब दो एंगल मिल गए, दो एंगल मिल गए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमारा काम हो जाएगा। Therefore triangle APR similar to triangle ABD by angle angle similarity। सिमिलर तो कर दिया, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों। सिमिलर हो गई तो इससे क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि AP अपॉन AB, समझ गए। देयरफॉर AP अपॉन AB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, PR अपॉन BD, समझ गए किसके इक्वल हो जाएगा, PR अपॉन BD। आगे किसके इक्वल हो जाएगा, AR अपॉन AD। ओके, AR अपॉन AD। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखना ऑन द सिमिलर बेसिस बच्चे, ये वाली छोटी और बड़ी ट्रायंगल भी तो सिमिलर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली ये एंगल Q और ये एंगल C कोरस्पोंडिंग एंगल बन जाएंगे, ये भी तो हो गई, समझ गए, ये भी तो हो गई। एंगल ए इज कॉमन, Q एंड C आर कोरस्पोंडिंग एंगल। तो सिमिलरली ट्रायंगल कौन सी बन गई, ये ARQ, ट्रायंगल ARQ सिमिलर हो जाएगी कौन सी ट्रायंगल से बच्चे, ADC से। कौन सी ट्रायंगल से, ADC से। अब यहाँ पे भी वही मेथड लगा दो फिर, AR अपॉन AD पूरा, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, AQ अपॉन AC, AQ अपॉन AC किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे फिर, RQ या QR लिख दो अपॉन CD, QR अपॉन CD किसके इक्वल हो जाएगा, AR अपॉन AD कंप्लीट, AR अपॉन AD कंप्लीट इक्वेशन नंबर 2। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है बच्चे, ध्यान देना ये तो दोनों में कॉमन आ गया, इसका फ़ायदा नहीं है। अब देखो ध्यान से क्या होगा बच्चे, अब क्योंकि PQ और BCR पैरेलल, क्या होगा बच्चे, PQ एंड BCR पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है तो BPT लग जाएगी इस बड़ी ट्रायंगल ABC में, ठीक है। तो BPT क्या बोलती है बच्चे, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये होता है। लेकिन BPT का एक ये भी तो होता है, AP अपॉन AB ये पूरा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, सिंस PQ इज पैरेलल टू BC देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, AP अपॉन AB पूरा, AP अपॉन AB पूरा। अभी आपको पता चलेगा कि मैं पूरी साइड क्यों ले रहा हूँ, इक्वल टू AQ अपॉन AC पूरा, इक्वल्स टू AQ अपॉन AC कंप्लीट इक्वेशन नंबर 3। ध्यान दो बच्चे, मैंने इनको कंप्लीट क्यों लिया, देखना AP अपॉन AB, ये रहा AP अपॉन AB, इसको तो आप छोड़ ही दो, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब देखना बच्चे, AP अपॉन AB ये वाली और AQ अपॉन AC ये वाली, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये दोनों आपस में इक्वल आ गई, इट मीन्स ये राइट हैंड साइड भी तो आपस में सेम आ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिल गया बच्चे, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये राइट साइड आपस में सेम हो जाएगी। तो PR अपॉन BD किसके इक्वल हो गया, QR अपॉन CD, किसके इक्वल हो गया, QR अपॉन CD, ठीक है जी। अब आप ध्यान देना बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PR ये QR नीचे ले आओ, इक्वल टू ये BD ऊपर ले जाओ और CD नीचे ले जाओ। ये क्यों किया मैंने बच्चे, अभी तो हमने देखा सबसे पहले क्या गिवन था, दिस BD इक्वल टू DC, ये मीडियन था। अब क्योंकि ये BD और DC आपस में सेम है तो ये कट के 1 ना आ जाएगा, जिससे हमें ये ना मिल जाएगा, PR अपॉन QR इक्वल्स टू 1। तो QR उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो PR इक्वल्स टू QR नहीं आ गया, PR इक्वल्स टू QR नहीं आ गया। और हमें यही तो प्रूव करना था बच्चे, PR इक्वल टू QR, तभी तो ये मीडियन बाइसेक्ट करेगा इन दोनों को, और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इस पे मत जाना कि सर ने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे दी, तो ये आपके लिए ही अच्छा है, अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करके 18 आ रहा है, सम मीन्स प्लस, एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल को सम करके कितना आ रहा है, 9/40, फाइंड दी नंबर्स, ठीक है।
अब देखो दोनों नंबर्स का प्लस 18 है, तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, हम इससे ये इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन क्या सपोज कर सकते हैं कि लेट टू नंबर्स बी, दो नंबर्स हम क्या ले लेंगे, x एंड 18 माइनस एक्स। भाई इन दोनों नंबर को आप ऐड करो, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 बचा, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स। ना, सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स का मतलब इस नंबर का रेसिप्रोकल और इस नंबर का रेसिप्रोकल, इन दोनों का जो सम है दैट इज गिवन टू बी 9/40। समझ गए। अब यहाँ से सॉरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो बच्चे एलसीएम कर लो, क्या बन जाएगा 18 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 18 माइनस एक्स, इट विल बी 9/40। ठीक है, एक्स और एक्स कैंसिल। ठीक है बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा 18/18x माइनस एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 9/40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, ये आ गया 18, ये 40 दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैलकुलेशन समझ आई, आई होप समझ आई होगी, बिल्कुल ईजी है। 9 2 ज़ार 18, 40 2 ज़ार 80, तो यानी कि 80 इक्वल्स टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये सारा कुछ इस साइड पे ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा, इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर, 18x हो जाएगा माइनस 18x, ये 80 को तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये पॉजिटिव 80 ही रहेगा। अब ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, अब सोल्व करो, चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, चाहे फैक्टराइजेशन से करो, इट्स योर विश। तो मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, मैं 80 के फैक्टर कर रहा हूँ, 240, 220, 210, 2 5 5 एंड 1। अब पेयरिंग करो कि प्लस या माइनस करके -18 बन जाए आपके पास। अब देखो आपके सामने है, इनको इकट्ठा कर लो, इनको इकट्ठा कर लो, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10। जब 10 और 8 को ऐड करोगे तो 18 बन जाएगा, समझ गए। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 8, फिर माइनस 10 कॉमन, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की यू विल गेट टू वैल्यूज़ 8 एंड 10। x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चे 8 एंड 10। ठीक है, अब इससे क्या पता चलेगा, दो नंबर्स कौन से आएंगे बच्चे, ये पहला केस बन जाएगा जब x इज इक्वल्स टू 8 होगा। ठीक है, तो फिर 18 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8 यानी कि 10। दो नंबर्स के आगे 8 एंड 10। दूसरा केस, जब x की वैल्यू 10 होगी तब दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 18 माइनस एक्स यानी कि 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8, तब भी दो नंबर 10 और 8 आ रहे हैं। पहले में 8 और 10 आ गया, दूसरे में 10 और 8 आ गया, मतलब दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो यानी कि दो नंबर्स के आगे आपके पास 10 एंड 8। इस तरह से ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज अल्फा एंड बीटा है, हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इसको करने के दो मेथड, पहले मैं एक मेथड डिस्कस करता हूँ, दूसरा ओरली बताऊँगा। दूसरा तो सिंपल है, क्या करो इसकी दो जीरोस निकाल लो, वो अल्फ़ा और बीटा नहीं आ जाएंगी। ठीक है, फिर उनका स्क्वायर कर देना, वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों जीरोस आ गई, वहाँ से पोलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन मैं कैसे कर रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की मदद से। कैसे, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ध्यान से देखना, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 28, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बच्चे देखो, a की वैल्यू 6 है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, b की वैल्यू -5 है जो x के साथ होता है, c की वैल्यू 1 है। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लगाऊँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, भाई अल्फ़ा और बीटा दो जीरोस है, सम ऑफ जीरोस क्या आता है -b/a, यानी कि माइनस ऑफ -5/6 दैट इज़ +5/6। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, c/a। c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 6 है, तो 1/6 आ गया। ठीक है, अब बच्चे ध्यान देना, दूसरे पोलिनोमियल की जीरोस क्या होनी चाहिए थी, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ना, तो मैं उनका सम ऑफ ज़ीरो कर रहा हूँ। समझ गए, मैं उनका सम ऑफ ज़ीरो कर रहा हूँ, कैसे आएगा ये देखो,
आप क्या करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25/36। ठीक है, अब ये सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो फाइंड करना है हमें। प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/6 इक्वल्स टू 25/36। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, कटिंग कर दो 3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25/36 और ये 1/3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम कर लो, यू विल गेट सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 36, तो ये बन जाएगा 25 माइनस इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी 25 माइनस 12 हो जाएगा 13/36। ये तो सम ऑफ जीरोस आ गया। अब दूसरे पोलिनोमियल की प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बच्चे ये यही तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने क्या निकाला है 1/6, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गई 1/36। दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, अब आप अपना पोलिनोमियल बना दो। पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही तो होता है पोलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना था 13/36 प्लस प्रोडक्ट कितना था 1/36। अब आप इसका एलसीएम कर लो, तो 36x² माइनस 13x प्लस 1 यही बनेगा पोलिनोमियल, और नीचे 36 आएगा जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, तो ये आपका पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, ये एक मेथड था। सेकंड मेथड क्या बच्चे, आप इसको सोल्व करो, इसकी 2 जीरोस आएंगी ना अल्फ़ा एंड बीटा। गेटिंग माई पॉइंट। तब आप क्या करो, उनका स्क्वायर कर दो, उनको प्लस कर दो, ये बन जाएगा। आप उनका स्क्वायर कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा। आगे फिर यही काम करना आपको। ठीक है, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो दोनों की ज़ीरोज़ निकालनी तो आती है ना आपको। जस्ट दोनों की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करो तो अल्फ़ा एंड बीटा 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और फिर आगे पॉलिनोमियल में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा गिवन टू बी 1, वी हैव टू प्रूव दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज प्लस माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे भी आ जाता है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन गिवन क्या बच्चे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और राइट साइड, सॉरी यहाँ साइन थीटा आएगा, और राइट साइड पे 1 का स्क्वायर 1 होता है। बच्चे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 1। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। समझ गए, 1 माइनस 1 वहाँ पे 0 हो जाएगा ना। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। आप क्या शुरुआत करो अगेन इसके स्क्वायर से। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए मेरी बात, ओके। अब अगेन बच्चे कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा तो 1 होता है, और -2, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा तो आपने 0 निकाल रखा है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आपको पता बच्चे, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बनता है, तो ये प्लस माइनस में जाता है, यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1, और 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लो छुटकू सा। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट ए। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज़ 18 सेंटीमीटर। कहता है एक वॉल है, ठीक है, उसका मिनट हैंड 18 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि रेडियस हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। कहता है वो 35 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगा वो बताना है। अब बच्चे, ये एक क्लॉक है आपके पास, ठीक है, ये एक क्लॉक है आपके पास, ये उसका मिनट हैंड है विच इज़ 18 सेंटीमीटर। अब 35 मिनट्स के बाद, यहाँ तक तो 30 मिनट्स हो गए ना, 35 मिनट्स के बाद वो यहाँ पे पहुँचेगा, तो वो कहता है इन 35 मिनट्स में उसने कितना एरिया कवर किया ये बताओ।
ठीक है। अब ये सेक्टर वाला क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर, सेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। बच्चे यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये एक बात पता चली कि जो रेडियस है दैट इज़ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसके लिए बच्चे थीटा तो होना चाहिए ना, ठीक है, थीटा तो होना चाहिए ना। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, देखो 35 मिनट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, मिनट हैंड है। अगर बच्चे सॉरी थीटा की बात करें, एंगल इन 60 मिनट्स, बच्चे 60 मिनट में कितना एंगल कवर करता है मिनट हैंड, 360 डिग्री पूरा। बच्चे 60 मिनट्स में पूरा चक्कर पूरा कर लेगा मिनट हैंड, 60 मिनट्स में ये पूरा चक्कर पूरा कर लेता मिनट हैंड, तो 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा फिर, 360 डिवाइड बाई 60 दैट इज़ 6 डिग्री, कितना आ गया 6 डिग्री। लेकिन हमें कितना चाहिए 35 मिनट्स में, तो 35 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा वो, 6 डिग्री को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 210 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अपना सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा आ गया 210 डिग्री। अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो एरिया क्या हो गया बच्चे, एरिया क्या हो गया, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो थीटा इज़ 210 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाए, पाए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 चलेगा, और रेडियस है जी अपना 18 का स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ, 8 मिनट, हाँ। अब क्या हो गया बच्चे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, ठीक है। फिर 3 के टेबल पे कट कर दो, 3 1 ज़ार 3 एंड 12 3 ज़ार 36। फिर 2 के टेबल पे कट कर दो, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 11 ज़ार 22, यानी ले दे के फाइनली हमारे पास क्या बचा, 11/6 मल्टीप्लाई 18 दो बार, तो 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया, 11 3 ज़ार 33 मल्टीप्लाई 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड दैट मच सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। तो ये बनता है 18 3 ज़ार 54 होता है, फिर 18 3 ज़ार 54 और 5 हो गया 59, तो 594 इज़ योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस ये था कि आपको ये सेंट्रल एंगल निकालना आ जाए, और ये भी मुझे लगता है इसमें आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ये एनसीईआरटी में इसके जैसा सेम क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि इसका और वाला पार्ट करते हैं। ए बी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, कहता है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसकी एक कोड दे रखी है ए बी, सच दैट ए ओ बी 60 डिग्री, ये सेंट्रल एंगल इज़ गिवन टू बी 60 डिग्री, ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री गिवन है, ओके जी। इफ़ ओ इज़ 14, ये रेडियस इज़ गिवन टू बी 14, ये रेडियस 14 गिवन है, ये वाला रेडियस 14 गिवन है, ये कोड ए बी है, ओके। दिस इज़ ओ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, और साथ में √3 में आंसर नहीं छोड़ना, 1.73 पुट करके आना है। चलो करते हैं, ये तो सिंपल है बच्चे। ये माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, मैंने इतना आपको करवाया कि एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सेक्टर, इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और हमारे पास कितना पोर्शन बचेगा, यही तो पोर्शन बचेगा, समझ गए। तो यानी कि क्वेश्चन क्या बन जाएगा एट द एंड, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है बच्चे, सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल, अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, अगर ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री गिवन हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। अब कैसे होती है इसका प्रूफ मैंने इंट्रोडक्शन में बड़े अच्छे से बताया, यहाँ प्रूफ नहीं करूँगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब क्योंकि ये बन गई अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी है बच्चे, ये वाली है, और यहाँ पे ट्रायंगल की साइड क्या है, रेडियस ही तो है, ट्रायंगल की साइड क्या है, रेडियस ही तो है, यानी कि इट इज़ 14 का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर ही हो गया, समझ गए। अब चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन कर दो, नहीं तो सीधा वैल्यू पुट कर दो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। मैं सीधा कर रहा हूँ,
60/360 मल्टीप्लाई पाए 22/7 इंटू रेडियस कितना था बच्चे 14 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 14 का स्क्वायर। अब यहीं पे वैल्यू पुट करने ना बैठ जाना 1.73। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हुई हैं कि ये वैल्यू आपने लास्ट में जाके पुट करनी है, लास्ट में जाके, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी मतलब। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 30। ठीक है, तो 2 3 ज़ार 6, 2 11 ज़ार 22। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया 11/3 इंटू 7 और साथ में 2 बार 14। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया √3/4 और साथ में 2 बार 14। समझ गए इस बात को? तो ये 7 2 ज़ार 14, ये 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 22 मल्टीप्लाई 14/3 माइनस 7 7 ज़ार 49 मल्टीप्लाई √3, ये बन गया है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 22 4 ज़ार 88। ठीक है, 22 और 8 कितना हो गया 30, 308/3 माइनस 49 इंटू 1.73। ठीक है, 1.73। अब आप इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इनकी कटिंग कर दो, ये बन जाएगा 3 10 ज़ार 30, 3 2 ज़ार 6, फिर 0.67 ऐसे बन जाएगा। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 49 और 1.73 को, तो मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 17349, 9 3 ज़ार 21, 2 कैरी 9 7 ज़ार 63 और 2 65, 6 9 6 15। ठीक है, 4 3 ज़ार 12, 4 7 ज़ार 28 और 1 29, 4 एंड 2 6, ये बन गया 1 5 2 7, 9 5 14, 6 1 7 1 8। तो 84.71, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। अब इन दोनों को माइनस कर लो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस भी कर देते हैं, अगर गलत गुलत हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 102.67, इसमें से मैंने माइनस किया 84.71, तो 7 माइनस 1 इज 6, 6 16 बन जाएगा, 9 पॉइंट यहाँ पे 11 बन जाएगा, 11 माइनस 4 इज 7, यहाँ पर 9 बन जाएगा, 9 माइनस 8 इज़ 1 और ये आ गया 0। तो 17.96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सेक्शन सी विच इज़ कम्प्लीटेड नाउ फॉर 3 मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी के साथ। पेपर में स्ट्रेटजी बना के चला करो कि हर एक सेक्शन को हाफ एन आवर देना। अब आपके सामने देखो ये वीडियो भी हाफ एन आवर की है, हालांकि मैंने इतना समझाया आपको, और पेपर में जब आप खुद करने बैठोगे फिर तो आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, तो ऐसी अप्रोच रखनी है आपको। ओके, ताकि आप 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लो 5 सेक्शन, और बाद में जो 1 घंटा आधा घंटा बचे उसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।